प्रणाम साथियों। मैं आपका साथी नीरज सिंह। आज चर्चा करते हैं कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियों को या राजनीतिक नेतृत्व जब जब ब्यूरोक्रेसी पे या किसी नौकरशाह पे जरूरत से ज़्यादा भरोसा जताया है, उसे आगे किया है, उसे सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप उसके हाथ में दिया है, तब तब उन पार्टियों को, उन राजनीतिक शख्सियतों को मात खाना पड़ा है। कम से कम बिहार और उड़ीसा के उदाहरण से तो यही स्पष्ट होता है। नौकरशाही जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रहते हुए जिसका पहला प्रारूप भारत में आया था, उसका उद्देश्य जनसेवा या देश हित नहीं था। उसका तो उद्देश्य भारत लूट था। बाद में आईएएस आईसीएस पहले आया, उसके बाद आईएएस आया। तो वो संस्कार जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बीज डाली थी इस प्रशासनिक सेवा में, उसके संस्कार तो रह गए। आज भी नौकरशाह, शायद कोई रेयरेस्ट होगा, मिल जाए कि ईमानदार होगा, जिसके दृष्टिकोण अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना होगा, जो कदाचार से मुक्त होगा और जो तमाम तरह के भ्रष्टाचार से धन इकट्ठा नहीं किया होगा। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ सचमुच में ईमानदारी से लड़ाई लड़ी जाए तो शायद ही ऐसा कोई नौकरशाह बचे जिसके पास करोड़ों करोड़ों की संपत्तियां जब्त नहीं होंगी। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लीडरशिप, चाहे वो राज्यों की हो चाहे वो केंद्र की हो, उनके पास नेतृत्व का बड़ा विजन न होने के कारण या विजन होते हुए शायद उनके पास ये डर रहता है कि किसी कार्यकर्ता को, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को, किसी जमीनी व्यक्ति को अगर आगे बढ़ाएगा तो हो सकता है कि वो उनसे आगे बढ़ जाए, उसके अस्तित्व पे ही प्रश्न लग जाए या उसकी सत्ता हथिया ले। इसलिए राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेतृत्व ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ा देते हैं प्रायः, या उसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है जो जड़ से कटा हो, जो जनप्रिय ना हो, जिसके साथ जनता ना हो, जिसके साथ मतदाता ना हो, ऐसे व्यक्ति को बढ़ाने का प्रचलन बढ़ा है। लेकिन ये तो सुखद घटना है कि भले ही राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नौकरशाह को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता द्वारा उसे नकार दिया जा रहा है, बुरी तरह से नकार दिया जा रहा है। अभी हाल ही में
उड़ीसा में जो चुनाव हुए, लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव, उसके हारने का नवीन पटनायक जी के बीजू जनता दल, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री पद पे आसीन रहने का रिकॉर्ड बनाते बनाते रह गए। भारत में सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग जी का है, जो कि लगभग 25 सालों तक मुख्यमंत्री रहे। 24 साल से ज़्यादा समय तक, 25 पूरा नहीं था लेकिन 24 से ज़्यादा समय था। पवन चामलिंग जो थे 12 दिसंबर 1994 से 26 मई 2019 तक, जो कि 24.5 साल से ज़्यादा होता है, इतने वक्त तक वो मुख्यमंत्री रहे। और दूसरे नंबर पे नवीन पटनायक आते हैं, जो कि 5 मार्च सन 2000 से 12 जून 2024 तक लगभग 24.25 साल मुख्यमंत्री रहे। और तीसरे नंबर पर ज्योति बसु आते हैं, जो 23 साल तक मुख्यमंत्री रहे। तो नवीन पटनायक भारत में लंबे समय, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री होते यदि वो 6वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले पाते। लेकिन इस बार तो बुरी तरह से न सिर्फ लोकसभा चुनाव हारे, बल्कि विधानसभा चुनाव हार के भी वो सत्ता से बाहर हो गए। ये बात और है कि मोहन चरण मांझी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाए गए, उनके शपथ ग्रहण समारोह में बड़े आत्मीयता के साथ नवीन पटनायक जाके सबका दिल जीत लिया। लेकिन उनके हारने के पीछे का कारण एक वीआरएस लिया हुआ, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए हुए एक नौकरशाही तो था, जो कि लगभग 10 सालों तक मुख्यमंत्री कार्यालय का सर्वे सर्वा बना रहा। जी हां, आईएएस वीके पांडियन, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं और नवीन पटनायक जी के सबसे विश्वस्त बन गए, सबसे खास बन गए। इतना खास कि यदि नवीन पटनायक से किसी कार्यकर्ता, किसी व्यक्ति को मिलना होता था, आम जनता को मिलना होता था, या वरिष्ठ से वरिष्ठ कार्यकर्ता को मिलना होता था, मंत्रियों को मिलना होता था, सांसदों को मिलना होता था, विधायकों को भी मिलना होता था, तो वाया वीके पांडियन के द्वारा ही मिला जा सकता था। पांडियन जिसको चाहते थे मुख्यमंत्री से मिलवाते थे, जिसको नहीं चाहते थे नहीं मिलवाते थे। और एक तरह से वह अघोषित उत्तराधिकारी बन गए थे नवीन पटनायक के। और ऐसा कहा जाता था, कहा जा रहा है कि वीके पांडियन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से भी मिले हुए थे, ऐसी चर्चाएं हैं। और इस नौकरशाह के बेरुखी की वजह से, चूंकि नौकरशाह तो जनता के बीच का होता नहीं है, जनता के बीच से जाना आना नहीं होता है, उसकी मानसिकता उस तरह से नहीं
की नहीं होती है। वो तो एक बार आईएएस बनने के बाद वो ये समझता है कि भारत का, देश का सर्वे सर्वे सर्वा वही लोग हैं, और मानते क्या है भी, चलाते वही हैं। तमाम तरह की लूट, भ्रष्टाचार, उनसे कोई जनमुखी या जन सरोकार तो होता नहीं है। और इसी वजह से नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा में उनका कोई विकल्प नहीं था, उनकी लोकप्रियता में, उनके कार्यकर्ताओं में इतना ज़्यादा मनोबल उनके कार्यकर्ताओं का गिर गया कि वो पार्टी एकदम से लुढ़क गई। और विधानसभा में तो जो 2019 में उसे 112 सीट मिली थी, इस बार 2024 में 51 सीट मिली, और कुल मिला के 61 सीटों का नुकसान हो गया। 61 सीटों का। और लोकसभा में तो जो पिछली बार बारह लोकसभा सीट जीती थी, इस बार शून्य पे आ गई, 0 पे आ गई। लोकसभा में उसका कोई भी नुमाइंदा जीत के नहीं जा पाया। जिसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण वी.के. पांडियन नामक पूर्व नौकरशाह था। और ये अलग बात है कि उन्होंने चुनाव हारने के बाद राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। लेकिन ये नवीन पटनायक की दूरदृष्टिपन की कमी थी कि वो एक किसी कार्यकर्ता को आगे ना बढ़ाकर एक नौकरशाह पे इतना भरोसा जताए, जो कि कभी जनता के बीच का नहीं होता, जनता के बीच में लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकता। और ऐसे ही एक उदाहरण बिहार में देखने को मिला, जब एक पूर्व नौकरशाह आर.सी.पी. सिंह को नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकार बनाया। उन्हें अपने रहते हुए पहले तो दूसरे नंबर की पोजीशन दी बिहार में, जेडीयू महासचिव संगठन बनाया उन्होंने, और पार्टी के पूरी तरह से कर्ता धर्ता आर.सी.पी. सिंह हो गए। और उनके रहते हुए जब कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन गांधी मैदान में हुआ, तो ऐसा बताया जाता है कि पूरे बिहार से कार्यकर्ता जो आए, जिनकी संख्या 20-25 हज़ार 30,000 होनी चाहिए थी, वो 3,000 तक भी नहीं पहुंची। और फिर जब विधानसभा चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार अपने जब से सत्ता मिली उसके बाद से सबसे कम सीट उन्हें मिला, 43 सीट पे आके वो सिमट गए। और जैसे वी.के. पांडियन के शरीर में भाजपा की आत्मा घुस गई थी, उसी तरह से ऐसा बताया जाता है कि आर.सी.पी. सिंह के शरीर में भी नरेंद्र मोदी का
आत्मा बसता था। बाद में और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो किस तरह से बिना किसी को बताए केंद्रीय मंत्री बने। और जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय जेडीयू को सीट लेने की बात आई तो ऐसा कहा जाता है वो बात करते रहे, बाद में भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं दी और आज तो वो औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। एक समाजवादी विचारधारा के पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह से एक सांप्रदायिक, एक पूंजीवादी विचारधारा की पार्टी का सदस्य बन गया। ये एक नौकरशाही का जो संस्कार रहता था आरसीपी सिंह के शरीर में, उस संस्कार के वजह से ही जो अपना व्यक्तिगत देखता है, स्वार्थ देखता है, जन सरोकार से जिसका कोई मतलब नहीं, समाज देश के हित से कोई मतलब नहीं, विचारधारा से बड़ी मतलब नहीं होता है, उसे तो हर विचारधारा के पार्टियों के साथ काम करना होता है। तो इस तरह से यहां भी एक पूर्व नौकरशाह के वजह से ये भी वीआरएस लेके, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेके जेडीयू में शामिल हुए थे और जेडीयू के दूसरे नंबर के पहले बने और फिर अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और इनके रहते हुए, इनके सर्वे रहते हुए या इनके सेकंड पोजीशन में रहते हुए जेडीयू 2005 के बाद से जो सत्ता में है वो 2005 के बाद से अपने सबसे बुरे स्थिति में है। 2015 में जेडीयू को 71 सीट मिला था और वो 2020 में वो 43 सीट पे आके अटक गए। इससे पहले 2010 में तो 112 सीट या 115 सीट जेडीयू के पास थी। तो मेरा कहना ये है कि राजनीति का विषय जन सरोकार से जुड़ा होता है और एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को के पास एक विजन होना चाहिए, किस तरह से राज्य को आगे ले जाएंगे, राज्य की जनता को ले जाएंगे। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट के पास, एक नौकरशाह के पास तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर होता भी होगा तो रेयर केस में, लेकिन उसे जो काम करते हुए जो उनके मन में, उनके आचरण में जो स्वार्थ और भ्रष्टाचार जम जाता है, निरंकुशता जो आ जाती है उनके प्रशासनिक पदाधिकारी रहते हुए, वो एक राजनेता, उसमें एक राजनेता का, सही मायने में एक राजनेता, सच्चे राजनेता का गुण कभी भी नहीं आ सकता है और जनता का, आम जनता का नेता वो कभी नहीं बन सकता है। वो खुद तो नहीं बनेगा और अपने लीडर को भी आम जनता से बुरी तरह से काट देता है। और इसी का उदाहरण उड़ीसा और बिहार दोनों जगह देखने को मिला। और इसलिए राजनेताओं को ये सीख लेनी चाहिए कि वो ब्यूरोक्रेसी की, नौकरशाह की एक सीमा तय करे
और उसे अपने राजनीति में कहां तक प्रश्रय दे, ये उसकी सीमा तय करनी पड़ेगी। और मेरा तो स्पष्ट मानना है कि एक राजनीतिक पार्टी में एक पूर्व ब्यूरोक्रेट का, नौकरशाह का कोई भूमिका क्यों होनी चाहिए? वो तो अपने कार्यकाल में इतना मालोमाल हो चुका होता है। अपवाद हो सकता है कहीं हो कि उसे जन सरोकार से कोई मतलब नहीं रहता, और राजनीतिक पार्टियों को अपने उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहिए जो उनके लिए संघर्ष करते हैं, दरी बिछाने से लेके तमाम तरह के मोर्चा लेने तक। और तो और ब्यूरोक्रेसी में एक सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और राजनीतिक पार्टियों में इतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वो नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर व्यापक रूप से सोच सके और नौकरशाही को मिले अथाह अधिकारों की किस तरह से कटौती करे, ताकि देश विकेंद्रीकरण की ओर जा सके, अकेंद्रीकरण की ओर जा सके, नॉन सेंट्रलाइजेशन की ओर जा सके। क्योंकि जब तक ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाह को अथाह अधिकार मिला रहेगा, देश नॉन सेंट्रलाइजेशन की ओर नहीं जा सकेगा, देश गांव गणराज्य की ओर नहीं जा सकेगा, देश आम जनता के राज की ओर नहीं जा सकेगा। वो नौकरशाही के राज में, वो तंत्र के, भ्रष्ट तंत्र के राज में फंसा रह जाएगा। इसलिए राजनीतिक चरित्र इतना मजबूत हो कि वो ब्यूरोक्रेसी पे सही मायने में लगाम लगा सके। धन्यवाद।